जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द पीएम इनॉग्रेट्स द डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर। तो अभी क्या है, पीएम ने इसके साथ क्या कुछ मल्टीपल डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। सो दैट इसका काम क्या है, मतलब कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको और ज़्यादा मतलब हम बूस्ट दे सकें, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग को हम और ज़्यादा क्या कर सकें, सुधार सकें। वो कैसे आप सुधारोगे, अगर टेक्नोलॉजी आपको अच्छी मिल जाए, आपके मोबाइल पे सब कुछ काम कर रहे हो, आपको ईजिली सर्विस डिलीवर हो जाए आपके पास ही, देन इससे क्या होएगा, इट विल ईज योर लाइफ एंड ऑल्सो इट विल गिव अ बूस्ट टू द स्टार्टअप्स, ठीक है। अब इसका जो थीम था वो था कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, ठीक है। मतलब कि टेकेड डिकेड से टेकेड को बनाया कि ये जो अगला डिकेड है 2021 से 2030 तक, वो टेक्नोलॉजी का डिकेड है, ठीक है। तो कैटलाइज मतलब उसको किस तरह से और ज़्यादा आप बूस्ट कर सकते हो। कैटलाइज का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। कौन कौन सी इनिशिएटिव, एक तो डिजिटल इंडिया भाषणी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि किस तरह इंडियन लैंग्वेजेस में लोगों को इजीली असेस मिले इंटरनेट का और डिजिटल सर्विसेज का, इंक्लूडिंग वॉइस बेस्ड असेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होएगा, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस में होगा तो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन एंगेज होंगे टू बिल्ड मल्टीलिंगुअल डाटा सेट्स थ्रू क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव कहा था भाषादान, ठीक है। तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको क्रिएट करना होगा तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग इसके अंदर एंगेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया जेनेसिस। डिजिटल इंडिया जेनेसिस को जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप भी बोलते हैं। ये नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स का, कहाँ पे, टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटीज़ में, फाइन। नेक्स्ट है इंडिया स्टैक ग्लोबल। ये ग्लोबल रिपोजिटरी है कुछ प्रोजेक्ट्स की जो भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं अंडर द इंडिया स्टैक, जैसे आधार हो गया, यूपीआई या डिजी लॉकर के अंदर, ठीक है। ये इंडिया की हेल्प करती है सो दैट कि इंडिया को हम एक अच्छे रैंक पे ला सके, एज अ लीडर ला सके इन बिल्डिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स एट अ पॉपुलेशन स्केल। नेक्स्ट है माई स्कीम, एक सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जिससे आप गवर्नमेंट स्कीम का असेस डाल सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी, तो आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी और जिसका भी आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ये वन स्टॉप सर्च है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है विच यूजर्स कैन फाइंड स्कीम दैट दे आर एलिजिबल फॉर, ठीक है। अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आइदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट स्कीम। इसके अलावा कुछ और अदर्स भी हैं, जैसे मेरी पहचान, नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन। एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस है जिसके अंदर कुछ क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड करने होंगे टू असेस द मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा क्या, फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ 30 इंस्टीट्यूशन जिसको सपोर्ट किया जा रहा है अंडर द चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम अनाउंस। ये जो प्रोग्राम है इसका एम ये कि हमें क्या करना है, कुछ मैन पावर्स को स्पेशलाइज करना है किस एरिया में, इन डिज़ाइन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, कहाँ पे मतलब जो भी बैचलर मास्टर और रिसर्च लेवल्स के, ठीक है। पीएम ने इसके अलावा स्टेट किया कि इंडिया क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में है, इंडस्ट्रियल फोर्थ फेज में, ठीक है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मस क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने फिजिकल एसेट्स को इंटीग्रेट करते हैं एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ, जैसे जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ड्रोन्स हो गया, सो दैट हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सके और डाटा ड्राइवन डिसीजंस ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ऑफ द 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, फाइन। तो ये क्या 1923 में स्टार्ट हुआ था बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। जुलाई का जो भी पहला सैटरडे है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव बनाया जाता है। और ये जो सेलिब्रेशन थी 1923 से स्टार्ट हुई गई है, और ये कब स्टार्ट हुई थी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा, और कुछ जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस उस वक्त की होती थी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरह की होती है, कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि आप खुद ही मिलके काम कर रहे हो और आप खुद ही उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हो और उस चीज़ में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, मतलब आप ही उसके बायर हो, आप ही उसके कस्टमर हो और आप ही उसमें इन्वेस्टर हो, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वर्कर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, ये कुछ तरह के इंटरप्राइजेज होते हैं जो पीपल को सेंट्रिक रखते हैं, जो ओन भी लोगों के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल भी और रन भी उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो दैट जो भी कॉमन इकोनॉमिक सोशल और जो भी आपकी कल्चर इंटरेस्ट है, नीड्स है, वो आप उसको फुलफिल कर सको। इसके फीचर्स क्या होते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। अगर आपका मन है इस तरह का कोऑपरेटिव ग्रुप बनाना है तो आप बनाओ, नहीं तो आपकी मर्जी है। ऑटोनोमस होता है, आप डिसीजन खुद बना सकते हो और सेल्फ हेल्प के प्रिंसिपल पे काम करता है। कोऑपरेटिव्स के एडवांटेज क्या हैं, ये एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट सिक्योर करता है, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वैल्यूज एंड कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, लो कॉस्ट में क्रेडिट ऑफर करता है और जनरल यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल कैपिटल होता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या फेस करता है, कभी कभी स्क्यूड जोग्राफिकल पेनिट्रेशन, क्योंकि ये क्या कुछ लिमिटेड लोगों में ही सीमित होता है, ठीक है। इनएडिक्वेसी इन गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस इसमें भी इनएडिक्वेसी रहती है, क्योंकि वही बात होती है ना, सबके एवरीवन
वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली बात हो जाती है। लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब इंडिया में कोऑपरेटिव का क्या हाल है, क्या स्टेटस है, हम देख लेते हैं। इंडिया इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसके अंदर 8.55 लाख कोऑपरेटिव हैं, जैसे अमूल हो गया, इफ्को हो गया, जिसके अंदर जो 30 लाख ग्लोबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव्स प्रेजेंट है 91% विलेजेस में, जिसमें 13 करोड़ पीपल डायरेक्टली इससे एसोसिएट करते हैं। इनको फॉर्म किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जिसने आर्टिकल 43B को और पार्ट 9 बी को ऐड कर दिया था, सो दैट हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। इंडिया में क्या इनिशिएटिव लिया गया, ऑलरेडी हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एस्टेब्लिश किया 2021 में। सेंटर ने एक मॉडल प्रिपेयर किया है कि किस तरह से प्राइमरी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फ्रॉम देयर कोर बिजनेस। मतलब कि अभी तक क्या जो वो जब से ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनी है, वो अपने बिजनेस जो भी उसका मेन काम है उसी में लगी हुई है, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रही है। ठीक है, हमें अपना हमेशा बढ़ना चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए, तो वो ग्रो नहीं कर पा रही है। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, एक कॉर्पोरेशन है जो क्या करती है, जो भी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनको प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, फाइनेंस करती है। इसके अलावा जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको रजिस्टर करना होता है एज बायर्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स कॉल्स फॉर द रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने क्या किया है, कुछ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया है, एक्रेडिटेशन प्रोसेस को, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक ए ग्रेड दिया जाता है, बी ग्रेड दिया जाता है, रिसर्च को, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को। 55,000 इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें 3.85 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वो 27.91% है 2019-20 में। और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या है कि 30% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो 20% कॉलेजेस हैं वो एक्रेडिटेशन सिस्टम में अभी इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने मिनिमम बेंचमार्क को मेंटेन कर रखा है। काफ़ी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होगी, जैसे आपकी MIT यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होगी, वो क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकदम से क्विक मनी बनाने के चक्कर में वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से जो क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क है वो उतना नहीं होता। तो अगर आप ऑफकोर्स कोई आपको डिस्टेंस एजुकेशन मिल रही है या पार्ट टाइम एजुकेशन कर रहे हो, आप देखते होंगे आप BA BEd के कई लोग होते हैं BEd के फॉर्म भर देते हैं, सिर्फ एग्जाम्स देने आ जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो उसका यही होता है, उसमें क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। ठीक हो, वो लोग सिर्फ मनी बनाते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो रेगुलरली क्या कर रही हैं, असेसमेंट की जो प्रोसेस को हैम्पर कर रही है, जैसे क्वेश्चन पेपर लीक्स हो जाते हैं या कॉपी के केसेस इन पे आ रहे हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन ये कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन, जो इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन सिस्टम के अंडर है उनको इंसेंटिवाइज करना है और नॉर्म्स डिफाइन करना है फॉर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द एक्रेडिटेशन। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का एग्जाम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी को भी कंसिडर किया जाएगा इन एक्रेडिटेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब आपने देखना कई यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो ईजी पेपर बना देंगे, तो वहाँ बच्चे के 80-90% भी इजीली आ जाएंगे। आप कहीं आप ले लो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, वहाँ पे मतलब कि 60-70% भी आनी बड़ा मुश्किल होता है। तो एग्जाम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी कैसी है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन को ट्रीट किया जाएगा विद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड किया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फंड। इसके अलावा क्लस्टर सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा हायर एजुकेशन में थ्रू शेयरिंग ऑफ सोर्सेज सच एज लाइब्रेरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम एनहेंस करेंगे, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज जैसे इंडिया जर्मनी का होता है, इंडिया UK का होता है, फैकल्टी एक्सचेंजेस। ठीक है, डोनेशन एंड कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको भी इंकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट एक्सरसाइज 2021 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम डिक्लेयर। तो गाइस ये जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या स्टेट्स को रैंक किया गया है, इस एक्सरसाइज का एम ये है कि हमें क्या करना है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सपोर्ट करना है कि किस तरह से वो अपनी स्टेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर सकती है और किसी और स्टेट से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकती है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। इसमें क्या गया है, 24 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया गया है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर 7 रिफॉर्म एरियाज में, इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फोस्टिंग इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप, प्रो सपोर्ट। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को ग्रेड किया जाता है, कौन कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्मर रही है, टॉप परफॉर्मर रही है, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हो गुजरात हमेशा भी रैंक करता ही है, गुजरात, कर्नाटका, मेघालय बेस्ट परफॉर्मेंस रही हैं। इसके अलावा इंडिया इज़ होम टू वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर यूएसए चाइना, ये लाइन हम ऑलमोस्ट पढ़ते रहते हैं। ठीक है, 47% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसमें वुमेन डायरेक्टर है, विच इज़ वेरी
गुड इंडिकेटर, ठीक है। 37,506 नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये भी देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स और भी हैं। 73,254 स्टार्टअप्स हैं जो DPWIT के साथ रजिस्टर्ड है। 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज स्टार्टअप पॉलिसी के साथ कंप्लाई कर रही है। 643 डिस्ट्रिक्ट्स विद स्टार्टअप्स हैं। 49% स्टार्टअप्स कहाँ पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है। मतलब नियर अबाउट 7,20,000 प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इसके थ्रू। 11 एवरेज एम्प्लॉयज़, मतलब हर स्टार्टअप से 10 या 11 एवरेज एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या लिया गया है इंडिया में सो दैट हम स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ा सके, बूस्ट कर सके। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अलॉन्ग विद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। इसके अलावा हमने क्या करा, एक समृद्ध प्रोग्राम लेके आ रखा है, दैट इज़ की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। फंड फॉर स्टार्टअप, जिसके अंदर 10,000 करोड़ पे गवर्नमेंट मतलब इन्वेस्ट कर रही है। IPR बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन, मतलब अगर कोई भी स्टार्टअप अपनी कुछ इन्वेंशन कर रही है तो उसके प्रोडक्ट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी है सो दैट किसी भी स्टार्टअप के कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उसको रिकॉग्निशन देने के लिए, उसको रिवार्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है लार्ज हैड्रन कॉरिडोर लीव्स अप टू अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी लेवल। अभी क्या है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या गिवन है। तो LHC पढ़ते हैं, लार्ज हैड्रन कॉरिडोर है क्या। देखो ये कहाँ पे है, CERN यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी में मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसको आज तक अभी बिल्ड किया गया, दैट पुशेस प्रोटॉन्स और आयंस टू नियर द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि सपोज करो मैं किसी बंदे को धक्का दे रही हूँ, मैं किस इंटेंसिटी या किस फोर्स से धक्का दे रही हूँ वो डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा जोर से मारूंगी, हाथ से मारूंगी तो वो थोड़ा कम हिलेगा, लात से मारूंगी तो ज़्यादा हिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह की ये LHC का एक बहुत इतना पावरफुल फैक्टर है कि अगर वो किसी को फोर्स करेगा, मतलब पुश करेगा, तो वो स्पीड ऑफ लाइट्स के थ्रू क्या करेगा, रन करने लग जाएगा। इतना ज़्यादा मोस्ट पावरफुल वो है एक्सेलरेटर है, ठीक है। इसके अंदर 27 किलोमीटर के रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं इन अ टनल ऑफ 100 मीटर अंडरग्राउंड, जिसमें नंबर ऑफ एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो उस पार्टिकल की एनर्जी को बूस्ट करती है, ठीक है। आप समझ में आ गया क्यों इतना पावरफुल है, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ भी एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स या जो भी इसके अंदर लेड के आयंस है उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब और उसकी हाई स्पीड करता है, एनर्जी उसकी बढ़ाता है, ठीक है, वेलोसिटी देता है। एट 4 पार्टिकल डिटेक्टर एटलस, CMS, ELISA एंड LHC। अब हिग्स बोसोन के बारे में पढ़ लेते हैं। हिग्स बोसोन है क्या, इसको पहली बार प्रेडिक्ट किया गया था पीटर हिग्स के द्वारा 1960s में। इस समय ये पता चल जाता है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो नेचर के सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास उनमें वजन होता है, दे हैव मास, ठीक है। एक फोटोन ही है जिस मासलेस होता है, ठीक है। हिग्स बोसोन ने कंफर्म किया कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, एवरी नॉन पार्टिकल हैज़ अ क्वांटम स्पिन एक्सेप्ट फॉर द हिग्स बोसोन। मतलब हर एक जो पार्टिकल है जो भी आप जानते हो उसमें क्वांटम स्पिन होता ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट हिग्स बोसोन। अब जरा हम पढ़ते हैं ये है क्या। 10 साल बाद आफ्टर इट डिस्कवर्ड हिग्स बोसोन, LHC इज प्रिपेयर्ड फॉर इट्स थर्ड रन एट अ रिकॉर्ड एनर्जी ऑफ 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। मतलब जब से हिग्स बोसोन को डिस्कवर किया उसके 10 साल बाद अब LHC रेडी है कि वो तीसरी उड़ान बढ़ेगा, और कितनी स्पीड पे वो आप देख सकते हो। अब क्या थर्ड रन के डाटा से ये पता चलेगा कि what is the evidence of physics beyond the standard model of particle physics such as dark matter and dark energy, ठीक है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में और आपको पता चलेगा। स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से जो मैटर है वो इंटरेक्ट करते हैं, और ये बात है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। डार्क मैटर वो मैटर होता है जो, हाँ ऑफकोर्स मैटर वो होता है जहाँ पे लाइट ना ही एब्जॉर्ब हो पाती उस जगह से, ना ही वहाँ से रिफ्लेक्ट हो पाती, ना ही एमिट हो पाती, ठीक है। तो इसको स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि डार्क मैटर है कहाँ पे, ठीक है। डार्क एंड मतलब ये इतना माइक्रोसेकंड का इवेंट होता है कि कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस है, वही मिस्टीरियस है, पता भी नहीं चलता, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। अगेन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। रिसेंटली क्या, जो UK स्पेस एजेंसी और सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन है जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव और पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस को प्रमोट करता है, उन्होंने एक समिट हेल्ड करी है फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, जो भी आउटर स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम पीसफुल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करें और सोशल इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए यूज़ करते रहें, ठीक है। इसके अंदर यही है कि जो भी प्रेजेंट जनरेशन है
उनकी जो नीड्स है वो भी पूरी हुए और साथ में हम अपने अपने आउटर स्पेस को प्रिजर्व भी करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत की है क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, जो आउटर स्पेस में जितना ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है उसको रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से जो कोलिजन रिस्क हो रहा है उसको भी रिड्यूस करना है, बिकॉज सैटेलाइट हर एक कंट्री बहुत ज़्यादा लॉन्चेस कर रही है इन द स्पेशली ये जो डिकेड है। ठीक है, इसके अलावा हम स्पेस मिशन बढ़ रहे हैं ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर जैसे स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट भी इतना कुछ होता है, तो जिसकी वजह से स्पेस सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए फॉर सस्टेनेबल आउटर स्पेस यूज़? 2019 में यूएन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस ने अडॉप्ट किया था वॉलंटरी नॉन बाउंडिंग आउटलाइंस सो दैट हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वे में आउटर स्पेस की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें। यूके का प्लान है फॉर एन एस्ट्रोकार्टा बेस्ड ऑन एटमिस अकॉर्ड, जो कि एक नासा के द्वारा चलाया ग्लोबल एग्रीमेंट है लूनर एक्सप्लोरेशन, मून को एक्सप्लोरेशन पे फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र भी है जो क्या करता है, मोनीटर करता है स्पेस के डेब्रीज को सो दैट स्पेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके वाला इसरो स्पेडेक्स को भी डेवलप कर रहा है जो क्या करेगा, ऑर्बिट में कुछ सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा सो दैट वो डेब्रीज को है, जो भी कूड़ा है कचरा है स्पेस में, उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहली है, एक सेकेंड, यस, लेंसंग मिकोंग कॉर्पोरेशन म्यांमार ने पहली मल्टीनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी है ऑफ एलएमसी कंट्री सिंस मिलिट्री टेक ओवर। एलएमसी को फॉर्म किया गया 2016 में बिटवीन द राइपेरियन स्टेट्स ऑफ लेंसिंग एंड मिकोंग रिवर सो दैट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के में जो भी टेंशन आती थी उनको मतलब एड्रेस कर सके। लेंसंग चाइनास नेम है किसका, मिकोंग रिवर का। तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, जो मिकोंग रिवर है फ्लो होती है थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम बिफोर ड्रेनिंग इनटू द साउथ चाइना सी। तो आपको पता होना चाहिए मिकोंग इंडिया से नहीं फ्लो होती है और ड्रेन कहाँ होती है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिपीट डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड। देखो मसाला बॉन्ड एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसके अंदर क्या करते हैं, ऑफकोर्स बॉन्ड का मतलब कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इंडिया की जो एंटिटीज़ हैं वो मनी रेज कर सकती हैं फ्रॉम ओवरसीज मार्केट इन द रुपी। मसाला मतलब इंडिया का टर्म है, तो अगर आपको रुपी में इंडिया की करेंसी में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है या रेज करना है तो ये उसके थ्रू आप कर सकते हो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करता है या बॉन्ड को इशू करता है उसको करेंसी रिस्क के अवॉइड भी करते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं और उसका जो ट्रांसफ़र करता है उसका रिस्क टू इन्वेस्टर बाइंग दीज बॉन्ड। ठीक है, 2015 में आरबीआई ने इंडियन एंटिटीज़ को अलो कर दिया था कि वो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज़ को इशू कर सकता है। आरबीआई ने भी रिकमेंड किया है गवर्नमेंट अप्रोच न्यू डेवलपमेंट बैंक को कि वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को बेच दे ओवरसीज़ मार्केट में। इससे क्या होगा, जो इंडिया की फॉरेन सेविंग्स हैं वो बची रहेगी और जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोरिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को चीपर रेट पे भी रेज कर सकते हैं बिकॉज जो बैंक है वो AAA रेटेड है। नेक्स्ट है नो सर्विस चार्ज इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट। अभी क्या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को मना कर दिया है कि वो अब सर्विस चार्ज आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, फ्रॉम एडिंग सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफ़ॉल्ट इन द फूड बिल। कई लोग क्या करते थे, फूड बिल में ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज लगा देते हैं, तो अभी होटल्स एंड रेस्टोरेंट को मना कर दिया। सर्विस चार्ज एक तरह का फ़ी होती है जो कलेक्ट करते हैं जो भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, सीसीपीए रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। ऑब्जेक्टिव के कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है कि कहीं पे कंज्यूमर के राइट को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है, अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज को वापस भी कर देती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करती रहती है और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को भी। फाइन, नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अभी क्या करंट जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से जो भी लड़ाइयाँ होती है रशिया यूक्रेन वॉर की, सेंटर ने अफर्म किया कि वो क्या करेगी, अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 6.4% मेंटेन करने की कोशिश करेगी 2023 तक। फिस्कल डेफिसिट मतलब सबको पता चला है कि हमारा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है, फैक्टर्स क्या हो जाता है, अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे क्या है कि हमारा एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो रेवेन्यू है उसका लॉस होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, सब्सिडी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने पड़ते हैं ड्यू टू द इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें स्टेप्स क्या है सो दैट हम फिस्कल डेफिसिट को अवॉइड कर सकें। सबसे पहले क्या, स्टिक विद द बोरिंग टारगेट्स एंड इंक्रीज इन द रेवेन्यू। एग्जांपल विंडफॉल टैक्स ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट, हायर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड। मैं सिंपल क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक्साइज ड्यूटी पे कम आ रहे हो, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अमंग टॉप इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर। अभी जो फाइंडिंग है दिस आर बेस्ड ऑन द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डाटा। इंडिया का रैंक 5th है अगर इन जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट देखें,
जिसमें एनुअली इंडिया 3.5 मिलियन टन डिस्चार्ज करता है 2020 में। 83% जो ये प्लास्टिक वेस्ट है वो 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आता है। पर कैपिटल बेसिस पे देखें तो इंडिया का जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो डबल्ड हो गया 2016 से 20 के बीच में। हाईवर डेवलप्ड इकोनॉमीज में सबसे कम है। रिसेंटली के सेंटर ने ऑलरेडी 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को बना कर चुका है। नेक्स्ट है तिहान, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तिहान इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है फॉर बोथ ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल टेस्टिंग। इसको अभी इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, IIT हैदराबाद में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया गया। तिहान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है, सो दैट हम इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बना सकें फ्यूचर या फिर नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी में। स्मार्ट मोबिलिटी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है स्मार्ट वे में जा सको। ये प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, एकेडमी को एक प्लेटफॉर्म, सो दैट आप एक ऑटोनोमस नेविगेशन में रिसर्च कर सको। इट इज़ वन ऑफ द 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स अंडर द नेशनल मिशन ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। फाइन। नेक्स्ट है तमिलनाडु सेंट सोयल सैंपल फॉर प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी क्या 5 इकोलॉजिकल रीजन से सोयल सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है, जो मैंशनड है तमिल संगम लिटरेचर में, और उसको सेंड किया गया है। ठीक है, संगम एक पीरियड था जिसको रफली रेफर किया जाता है 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक साउथ इंडिया में, जो फ्लरिश हुआ था अंडर द पैटर्नेज ऑफ पांडे किंग्स। ठीक है, संगम लिटरेचर में तोलंक्यम, इटुगेम, पट्टुपट्टू ये सब इंक्लूड था। ठीक है, कुछ कुरिंजी के सैंपल्स हैं, माउंटेन और स्लोप के माउंट सैंपल्स हैं। कुछ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के सैंपल है मुलाई के। प्लेन्स वैली एंड एग्रीकल्चर लैंड के सैंपल है मरुधाम के। डेजर्ट और वेस्टलैंड के भी सैंपल है पालई के। और कोस्टल और शी और शोर एरिया के सैंपल निधन, इनको करेक्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स। अभी के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन को और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ाएंगे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो भी इनसे रिलेटेड मिनरल्स हैं उनके उसमें कोऑपरेशन और बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो which are actually more abundant than their name suggests, but extracting, processing and refining are tricky। मतलब रेयर का मतलब कि वो रेयर पाए जाते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, वो रेयर पाए नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना वो बड़ा ट्रिकी प्रोसेस है। ठीक है, 2019 में चाइना रिस्पॉन्सिबल था कि रेयर अर्थ मिनरल्स का 80% इंपोर्ट चाइना से आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं अगर हमें कुछ 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे हाई टेक कंज्यूमर प्रोजेक्ट जैसे सेलुलर टेलीफोन, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्लैट स्क्रीन मोनीटर्स एंड टेलीविजन। नेक्स्ट है टैमरिन। टैमरिन ट्रीज आंध्र प्रदेश में हैव फॉलन प्रे टू रैम्पट अर्बनाइजेशन लीडिंग टू अ शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ इट्स लीफ। टैमरिन के सेमी ग्रीन ट्री है जो कि नेटिव बिलोंग करता है अफ्रीका से, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रोथ है। इसको अच्छी रेनफॉल चाहिए, एवरेज 500 से 1500 मिलीमीटर ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग। ठीक है, काम पे थ्राइव करते हैं बेस्ट ऑन डीप लोमी एंड एलिबल सॉइल। एडिबल फ्रूट है जो कि एक्सटेंसिवली यूज होता है फूड, बेवरेजेस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में। कर्नाटक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तामरिन विद सीड्स इज क्लासिफाइड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लास्ट न्यूज़ हो गई येस प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि है सबसे पहले उज्बेकिस्तान, सबसे ज़्यादा रहती है यार ये न्यूज़। कैपिटल की ताशकेंत है। रिसेंटली क्या यहाँ पे कुछ करकल पाकिस्तान रीजन में क्या कुछ मतलब अनरेस्ट देखने को मिला है। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है जो बॉर्डर अपना कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से छोड़ती है। ठीक है, इसके बाद 2 नेशंस हैं जो डबली लैंडलॉक्ड है विद लिechtenstein एज द अदर वन। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, मेजर रिवर्स आमूदरी या सिरदरी है, हाईएस्ट पॉइंट ये है एरल सी जो कि श्रिंकिंग सॉल्ट वाटर लेक है। इटली है नेक्स्ट। रिसेंटली क्या यहाँ पे जो मरमोल्डा ग्लेशियर है वो कोलैप्स हो गया इटालियन अल्प्स में अमंग रिकॉर्ड टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। बाउंड्रीज क्या है, इटली बॉर्डर करते हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया का नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट में एड्रियाटिक सी है, साउथ ईस्ट में आइनन सी है, और साउथ वेस्ट में ट्रेनन सी है, और लंग्यूरिया से नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा जोग्राफिकल लॉन्गेस्ट इवन आपको है, हाईएस्ट माउंटेन मोंटेविको है। इटली को मेडिटेरियन क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट वाल्कोनेस है, माउंट बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जुलाई के डेली कंटेंट कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।